बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त चारों सूबों में मरकज़ में हुकूमत बन चुकी है। चेज है कि अपोजिशन का ये वावेला है कि ये असम्बलियाँ कंप्लीट नहीं हैं, इनको नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बना दी गई। और कल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने एक कोर कमांडर के इजलास के बाद जो ब्रीफिंग दी है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने सिर्फ इलेक्शन में सिर्फ हिफाजती इक़दाम किए हैं, इलेक्शन में किसी में कोई अमल दखल नहीं। ये बड़ी खुशाइद बात, हम तो यही चाहते हैं कि वो अमल दखल ना करें, लेकिन जब ये बात पहुंचती है तो बात उन्हीं की तक निकल जाती है। तो क्या किया जाए? अब आज अभी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और वहाँ भी बात यही है कि 9 मई के वाक़े में मतलब जितने भी लोग हैं उनको माफ़ नहीं किया। हर बंदा ये कहता है कि 9 मई के वाक़े में जो मुलव्वस है उन सबको फांसी दे दो, लेकिन 9 महीने हो गए अभी तक किसी को कोई सज़ा नहीं हुई और ट्रायल भी नहीं हुआ। तो इसलिए पाकिस्तान के अवाम ने जो फैसला 8 फरवरी को किया है वही फैसला है, और अवाम ने जिसको वोट दिया है वही दिल पर हुक्मरानी करने वाले लोग हैं। अब देखिए ना कि मरीम नवाज शरीफ साहब आटा बांट रही, बड़ी अच्छी बात है। वो घी तकसीम कर रही, बड़ी अच्छी बात है। चीनी तकसीम कर रही, बड़ी अच्छी बात। चाय के पत्ते तकसीम कर रहे हैं 2-2 किलो। तो मुझे आप ये बताएं कि एक महीने में जो अखराजात होते हैं और वो 7-8 लोगों के लिए ये कर रही है मैनेज, और ये कह रही है 3.5 करोड़ लोगों को हम ये तकसीम कर रहे हैं। तो अल्लाह करे उनकी बात में सदाकत हो और ये आटा, ये राशन अवाम तक पहुँचे और वो अपने चचा और अपने पापा की तरह के मसाइल में ना घिरे जाएं। और जो ख़ुद उन्होंने एक वो जो लॉन्च की थी गरीबों को वो कर्जा देने की स्कीम, उसमें करोड़ों रुपए उनके खाते में गए, जो उन्हीं के खाते में पड़े हैं वो वापस कर दें तो शायद आवाम को तसल्ली हो कि ये आटा भी हम तक पहुंच जाएगा। तो इस वक्त क्योंकि ये जो ख़ुसूसी तौर पर जो मखसूस सीट से ख़वातीन की और अक़लियतों की वो भी आपस में बंदरबांट इन जमातों को कर दी गई हैं, और ये इलेक्शन कमीशन का सारा काम है। और डोर यहाँ से लाई जा रही है, सब लोग जानते हैं कि डोर कहाँ से हिल रही है, लेकिन लोगों का शोर है, वाह अदालतों में जा रहे हैं। देखो अदालतें अब अदालतों ने काजी फैज़ ईसा ने पहले इनका निशान छीना, जिसकी वजह से सारा ये मसला पैदा हुआ। हालांकि बाकी भी जितनी पार्टियाँ थी उन्होंने भी इलेक्शन जो कराए सबको मालूम है, और उन्होंने भी वो कराए सबको मालूम है। लेकिन अब भी जो इलेक्शन है उसको भी चैलेंज करने की बात की जा रही है। तो ये एक की तरफ जो ये सारी डोरियाँ हिलेंगी तो लोग ये समझते हैं कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो इसलिए इन सारे मामलात पर हमने बातचीत करने के लिए अच्छा, और मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा है, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। तो आप ये बताएं, ये जो मौजूदा सूरत में आपकी नशिस्तें भी उन्होंने छीन ली हैं, पहले बल्ला छीना, फिर आपको कोई निशान अलाट नहीं किया, आपने पूरी वो बानमती के कुंबे की तरह सारे जो आपको निशानात मिले उस पर भी अवाम ने आपको वोट दिया, और आपको इतना मैंडेट दिया कि आपकी ये जो बाज़गश्त है कि हमने 180 कौमी असम्बली में सीटें ली। अब वो तमाम सीटें वो जो ख़वातीन की वो भी छीन ली गई हैं। इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सान्ना साहब, बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान में इस वक्त सियासत जो है ना वो उन लोगों के हाथ में है जो 40 साल से बिला शिरकते गैर हुक्मरान है। वो जरदारी हो, शरीफ बरादरी हो, अब शरीफ ख़ानदान की बेटी भी आ गई है, अब जरदारी ख़ानदान का बेटा भी आ गया हुआ है। इस तरह पाकिस्तान में जिस तरीके से खेलें होती हैं, जैसे स्पेशल होती है, जिस तरह स्पेशल खेल है ऑप्शन हमारे जिस तरह हमारे पाकिस्तान की शनाख्त है जो गेम्स में उनको परिंदों को लाया जाता है जिनको पाकिस्तान के कोई लोग नहीं जानते। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, जितने लुटेरे ये बार बार हुक्मरान बनते हैं, बार बार आते हैं और मुल्क की किस्मत को यही बचा सकते हैं। जैसे कि मरियम नवाज साहबा ने आज राशन तकसीम करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने आज वालदे मोहतरम की वो तोड़ों के ऊपर, थैलों के ऊपर पापा की तस्वीर लगाई हुई है नवाज शरीफ साहब की,
उसमें लोगों में ये बात झलकती है कि जब एक थैले पे उस बंदे की तस्वीर होगी जो 3 दफा वजीर आजम, 3 दफा वजीर आला, और अब उसकी बेटी वजीर आला और उसके चाचू जो है वजीर आजम है, अब वो क्या देना चाहते हैं आवाम को। अब सोचने वाली बात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब की जो वजीर आला पंजाब है मिलके वजीर आजम थे, तो यूथ अफेयर का इनको मशीर बनाया गया था, मरियम नवाज को जी। अच्छा, उस वक्त इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया था कि दरखास्त जो फार्म मिलता था वो 100 रुपए का था कर्जा देने के लिए जी। अच्छा, वो 100 रुपए का इनके मरियम नवाज के डायरेक्ट अकाउंट में जाता था। कुछ दिनों बाद जब अपोजिशन ने शोर डाला कि ये रीजनेबल नहीं है कि ये तो अकाउंट इनमें जाता है, तो इन्होंने फौरी इस्तीफा दे दिया। उस वक्त करोड़ों रुपए इनके अकाउंट में जमा हो चुके थे, जिनमें 100 रुपए का वो चलान फार्म जो दिया जाता था। लेकिन जब ये गया मंसूबा और ना इनसे वो पैसे लिए गए, ना इनसे आज तक पूछा गया। अब ये आटा तकसीम कर रहे हैं। पिछले दौर में शहबाज शरीफ ने भी आटा तकसीम किया। जो साबिक वजीर आजम थे इनके, शाहिद हकान अब्बासी ने कहा था कि अरबों रुपए का इन्होंने लूटमार किया शहबाज शरीफ साहब ने। उसका जवाब भी आज तक नहीं मिला। आटे की तकसीम में जी, आटे तकसीम में। और जिस तरीके से ये नंगा कर रहे हैं लोगों को आटा दे के, ये भी बुरी बात है। लेकिन इसकी देखे क्या आगे आगे क्या साहब तशरीफ जी 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 आप साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये पीटीआई की रहनुमा, पीटीआई की रहनुमा ज़ेबा नाज़ साहब बैठी हैं। खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो जमीयत उलमा इस्लाम ने स्टैंड लिया है, ये लोग इसको कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन खुलकर अभी वो सामने नहीं आ रहे कि दोनों तरफ उनकी गुफ्तगू जारी है, मुलाकातें जारी हैं। तो आफ्टर ऑल ये क्या होगा? जमीयत उलमा इस्लाम भी खुलकर सामने आएगी इन ये जो इलेक्शन में धांधली हुई है और जिस तरीके से ये बागडोर संभाली गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एहसान नाज साहब, जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ है वो तो इलेक्शन के फौरन बाद ही वाज़े कर दिया था मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब हमारा इजलास हो गया था मरकजी सतह पे, कि इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया था और हमने वाज़े किया था कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदारत वगैरह वज़ीर आज़म के इंतखाब में हिस्सा नहीं देंगे। हालांकि सूरत हाल इससे पहले आपको इल्म था कि पीडीएम खुद इन्होंने बनाई। जब हालात इनके लिए नाजुक थे तो खुद जब जमा हो गए, जरदारी साहब मोहतरम और जनाब नवाज शरीफ साहब और दीगर जमातें, 13 जमातें, इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के वो गोडों पे हाथ रखकर उन्हें सदर बनाया, क्योंकि वहाँ पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ इनके लिए जो है वो एहतजाज के लिए इनकी बस की बात नहीं थी। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने क़यादत की, 3 बड़े बड़े जो है उन्होंने रैलियाँ निकाली, लॉन्ग मार्च किए और तकरीबन 14-15 के करीब बड़े बड़े जलसे किए, मिलियन जलसे थे। तो उसके बाद जब हालात नॉर्मल हुए तो अपनी शिरस्त के मुताबिक फिर इन्होंने मौलाना साहब, जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीएम इसको नज़रअंदाज किया और फिर खुद उन्होंने मामलात तय किए। जिस बाजवा को गालियां देकर जिस फौज को कहते थे कि बगावत करें और इनको निकाल दें बाहर, जनरल फैज हमीद को, और इनको जब इनको निकाल दें इसलिए बातें करते रहे। फिर सबको बुलाकर हल्फ उठाकर इनके एक्सटेंशन की बात की, अपने मामलात तय किए और 4 साल के बाद जब वापसी हुई भी तो आपने देखा कि वो एमक्यूएम के पास गए, कराची, मरी और इधर उधर, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो इस्लामाबाद में थे उनके पास न गए, न उन्होंने टेलीफोन किया। मैंने इस हवाले से एक बयान दिया था कि जब फारिग होंगे, हालात थोड़े नासगार होंगे तो फिर जरूर बात करेंगे। तो तीसरे चौथे दिन मैं इस्लामाबाद ही था कि वो लोग तशरीफ लाए मौलाना के पास।
लेकिन उसके बाद जितनी भी हुकूमत साजी और जो कुछ मामला तय हुए उस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब को मुबारक रखा। हमारा ये सवाल था उनसे, क्या PDM खत्म हो गई है, क्या उसके खात्मे की और तदफीन का आपने ऐलान कर दिया था, या इस तरीके से PDM से पीपल्स पार्टी निकली थी और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आपने जो मामलात किए थे। और सबसे बड़ी बात ये कि नवाज शरीफ साहब आते ही उन्होंने कहा कि जनाब की मुझे अब चौथी बार वजीर आजम बनाया जा रहा है। अब सवाल ये था कि कौन बना रहे थे, इश्तिहारात भी छपे शरीफ को नवाज दो, तो पाकिस्तान को नवाज दो, इस किस्म की तमाम बातें थी। तो मैं समझता हूँ कि तमाम बातों के बाद तो आज मरीम नवाज जो थैले तकसीम कर रही है उसमें भी नवाज शरीफ भी तस्वीर लगा के उन्होंने कहा आटे को नवाज दो, आटे को नवाज दो। तो बहरहाल फिर मौलाना ने जो वाज़ेह तौर पर क्या आपने कहा कि वो एक तरफ नहीं होते, हमारे यहाँ तो बिल्कुल वो वाज़ेह तौर पर अपोजिशन में जाने का बैठने का फैसला कर लिया था और कर लिया है। अभी हम आज परसों वो पंजाब के हमारे जनरल कौंसिल का है, 4 सूबे मुकम्मल हो जाएंगे। क्वेटा में सर्दी है, उसके बाद मार्च के शायद किसी दिनों में सर्दी बेहतर हो तो आएंगे वो लोग। तो बहरहाल ये फैसला है। बाकी ये है कि सियासी जमातों के दरवाजे खुले होते हैं। PTI के लोग भी आ गए थे हमारे पास 2-3 बार 4 बार, तो इसी तरह मजीद वो आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। अच्छा नहीं आप साहब ये आप ये बताएं, जैसे कि अभी आपने बताया ना कि अभी कोयटा में भी होगा मजलिस आमला का इजलास, उसमें भी फैसला हो जाएगा। जी आपने कहा ना कि 4 सूबों के जो समाई मजलिस आमला के इजलास हो चुके हैं और उसमें ये फैसला किया गया है कि हमने किसी जगह पर शामिल नहीं होना, तो ये खुश है। लेकिन अपोजिशन में जब अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे तो वहाँ पे अपोजिशन मिलके इकट्ठी होगी कि नहीं होगी? देखिए जाहिर है कि वहाँ पर 2 ही जगह बैठने की, या तो हुकूमती बेंचों पे बैठा जा सकता है या हुकूमती अपोजिशन बेंचों पर। तो अपोजिशन बेंचों पर वो भी बैठे हुए तहरीक इंसाफ या इख्तियार के नाम से जो आज़ाद कामयाब हुए थे, तो उसी सिम्स बैठेंगे। और जो आज़ाद अपोजिशन होती है वो भी उसी तरह बैठती है। तो उसके बाद डे टू डे जो मामलात होते हैं पार्लियामेंट के, वॉकआउट करना, कोई तहरीक देना, कोई जनरल मोशन पर या बजट के हवाले से जो बातें होंगी, तो उसमें जाहिर है कि अपोजिशन मिलकर ही फैसला करेगी कि अगर JUI वॉकआउट करती है तो दूसरी पार्टियां उनका साथ देंगे जो अपोजिशन में बैठी हैं। तो रामाल जब वो वॉकआउट करेंगे फिर मुशावरत का भी एक अमल रहता है। तो ये एक पार्लिमानी अंदाज है कि जिसमें जो पार्टियां अपोजिशन में होती हैं उनमें कुर्बत होती है, जो पार्टियां मिलकर हुकूमत बनती हैं तो वो दूसरी तरफ बैठती हैं। नहीं आप साहब अब ये तो हो गई ना अंदर हाउस की बात। अब जब अपोजिशन कोई तहरीक चलाती है, मुल्क गिर तहरीक है, अब जैसे अतवार को फिर उन्होंने कॉल दी है कि ये जो सीटें हमारी ले ली उन्होंने, उसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। अपोजिशन क्या कोई ऐसा भी तरीका बन रहा है कि तमाम अपोजिशन सड़कों पे भी इकट्ठी हो? देखिए कॉमन पॉइंट तो इस तरह एक ही है जिसपे अपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत भी मुत्तफिक है। यानी नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं हमें आ रहा है कि आप मानसरे में, और वो भी गए हैं कि धांधली हुई है। नून लीग भी कहती है धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी भी कहती है धांधली हुई है, JUI भी कहती है, तहरीक इंसाफ भी कहती है, PNP मंगल साहब की पार्टी भी कहती है। तो पार्टियां जमात इस्लामी सबसे ज्यादा। तो उसका मतलब ये है कि कॉमन पॉइंट एक तो मौजूद है। अब जाहिर है कि उस पर कौन पहल करता है, कौन निकलता है, फिर कौन साथ देता है और किन किन शराइत पे आपस में मुत्तफिक होते हैं, तो जाहिर है कि वक्त के साथ साथ ये एक हो जाते हैं। इसी तरह जब PDM बनी थी तो आपने देखा सबने कहा कि तहरीक चलाएंगे, लेकिन JUI ने पहल की, लेकिन उसके बाद वो
तमाम तर यहाँ ये मानसरे वाली जो सीट जिसका आपने जिक्र किया है ना, वो ये कहते हैं कि अगर वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का बंदा खड़ा ना होता जिसने 25,000 वोट दिए तो मैं जीत जाता। जी हाँ, मतलब यही बात है कि जमीयत का क्यों न खड़ा होता। अब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो वादे किए थे कि बलूचिस्तान पंजाब में आपको एडजस्टमेंट करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में आपसे बात होगी, तो एमक्यूएम जहाँ से उनको इशारे मिल रहे थे तो एमक्यूएम के पीछे वो भागने लगे और उन्होंने जहांगीर साहब और अजीम खान की पार्टी को जिनको खिलाफ सुबह शाम बोलते रहते थे उनकी तरफ जब हुक्म हुआ तो उनसे जाकर उन्होंने बात की, काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट कर दी। तो लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों को गए तो उन्होंने इंतहाई हकारत का मुजाहिरा किया, उनकी तस्वीर की। अच्छा, ये आसन इकबाल साहब का कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने कही मौलाना फजल रहमान ने कहाँ जाना है, हम 2-3 दफ़ा जाएंगे वो मान जाएंगे और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है हम ख़त्म कर देंगे। तो हॉट पॉसिबल वो सही कहते हैं ना कि मौलाना फजल रहमान साहब तो भाग कर न जिद्दा जा सकते हैं न लंदन भाग कर जा सकते हैं, उन्होंने कहा जाना है, उन्होंने यही रहना। ये तो बिल्कुल सच बात की है। ये मुकीम साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज, क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज हुसैन अहमद साहब और ज़ेबा नाज साहबा, ये आपको वेलकम करते हैं। तो आप ये बताएं, ये जो सीटें इन्होंने बंदरबान कर ली ख़वातीन की और ये मखसूस नशिस्तें जो अक़लीतों की थी, इस बारे में लंदन में क्या बातें हो रही हैं और फॉरेन मीडिया क्या कह रहा है? देखिए, जो कुछ अब तक हुआ उसमें हालिया इलेक्शन के बाद से कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुई, जहां नेगेटिव हुई उसमें ये हुआ कि जिनको गैर ज़रूरी तरीके से या गैर नसाबी तरीके से जिताया गया उन्होंने सीटें लेने से इनकार कर दिया, जिसमें हाफिज नईमुर रहमान हैं, GDA के अरकान हैं, डॉक्टर निसार चीमा हैं और कुछ और अकाबरीन हैं। ये डॉक्टर निसार चीमा गुजरांवाले वाले? हाँ जी, उनको भी ऑफर की गई थी, उन्होंने ना कर दी। ठीक है। अब मैं गुजारिश ये करने जा रहा हूँ, लेकिन किसी जमात ने ये हौसला नहीं दिखाया कि यार ये हमारी सीटें बनती नहीं है या कम से कम एक कानूनी खला है, तो जब तक ये खला पूर्ण नहीं होता हम कम से कम उस वक्त तक अपनी ये सीटें माले गनीमत समझ के दाखिले हरम नहीं करते। लेकिन वो वही अप्रोच रखी कि अगर कुछ आ रहा हो तो जिस मर्जी रास्ते से भी आए आंखें बंद कर लो, तो जो मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। लेकिन मेरी इत्तला ये है, अगर ये दुरुस्त हुई कि अभी पेशावर हाई कोर्ट ने, मेरा ख्याल ये है कि इन मखसूस नशिस्तों पे हलफ की इजाजत नहीं दी है, रोक दिया जी। तो इसका मतलब ये है कि ये अरकान जब अगर हलफ नहीं दे सकेंगे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, तो शायद वोट भी नहीं दे सकेंगे। तो ये एक कदगन लग गई है, जो वो कानूनी खला था अब वो जाकर अदलिया के ऐवानों में ही हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने ये साबित कर दिया है कि उसने किसी चीज का हल नहीं निकालना, क्योंकि वो पता नहीं उनकी कोई सोच है, उनकी कोई बुनियादी साख्त पर्दाख्त में कोई प्रॉब्लम है, या ये उनको कोई वादा वहीद करके लाया गया था कि भाई आप ये आपकी ड्यूटी और आपने ये अंजाम दिया। मुकीम खान साहब, हम यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब से ये पूछेंगे ये जो सीटों की बंदरबाट हुई है इस पर क्या रद्द अमल है। वेलकम बैक जी। ज़ेबा नाज साहब, आप ये बताएं, ये जो अभी स्टे भी हो गया वहाँ पे पेशावर में, आप ये हलफ नहीं ले सकेंगे, इसमें क्या आप अदालतों में जा रहे हैं? क्यों आते अदालतों में लड़े, अपने असेंबली में लड़े, बार बार लोगों को तकलीफ देना, बाहर आ जाओ बार, मुझे ये समझ नहीं आती। आप बात पता क्या है सान साहब, हम जब तक अपना हक नहीं लेंगे हम आराम से नहीं बैठेंगे। अभी मरियम साहिबा बड़ा ललकार रही हैं कि आप निकले सड़कों पे, हम सख्ती से पेश आएंगे, आप आवाज उठाएं, हम आपकी आवाज रोक देंगे। बहुत वाजिया तरीके से आवाम को चैलेंज दे रही हैं। कभी अपने गिरेबान में किसी ने झांक के देखा है कि आप इस काबिल हैं कि आप किसी को चैलेंज दें? लेकिन वो चोर मचाए शोर वाला हिसाब है कि ये आवाम में घड़ियां लहराते थे जब
जब इजलास शुरू हुआ तो इन्होंने घड़ियां लहरानी शुरू की। तो ये डाकू रानी की जितनी घड़ियां निकली, इनके जितनी घड़ियां निकली और जो उन्होंने गाड़ियां ली उसका हिसाब कौन देगा? कोई इनसे हिसाब लेने वाला है? अब मरियम से इमरान खान साहब की, शहबाज शरीफ की 82 घड़ियां अच्छा इन्होंने ली हुई हैं। किसी ने आज तक हिसाब पूछा? किसी ने पूछा है कि शहबाज शरीफ साहब ने इतनी घड़ियां कहाँ की उन्होंने बेची है? हाफिज साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, अब हुसैन साहब ने लिए नहीं वापस अच्छा, साहब ने हाँ, हाँ। नवाज शरीफ साहब ने 60 घड़ियां ली हुई हाफिज साहब, ये आपका नाम भी आ गया है? नहीं सॉरी हाफिज साहब, आपका नहीं आया। हम साहबा ने जो गाड़ी क्या नाम है, BMW गाड़ियां यूज की हैं, उसका कौन हिसाब देगा? आज अदालत में केस लग गया, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, मगर ये सरदार लोग हैं, ये कहते हैं कि हमारे ऊपर को हाथ डालने पैदा ही नहीं हुआ। हमें कोई नहीं बता सकता कि हमने कौन कौन सी आपकी इतला के लिए 12 मार्च को हुसैन नवाज और हसन नवाज भी आ रहे हैं आपको जाहिर है उनको बुलाया गया है रेड कारपेट पे, उनको अमेरिका से बुलाया गया कि आपकी हुकूमत है, आपके अलावा पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं है। ये पाकिस्तान सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारियों की वजह से बच रहा है, नहीं तो पाकिस्तान का इन्ना लिल्ला इन्ना राजेहू हो जाता बड़ी देर पहले ही। क्योंकि ये लोग जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, ये जो बच गया उसको लूटने के लिए ये आ चुके हैं। और अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर अपनी रहमत नाजल फरमाए और अपने हिस्बो-मान में आप एहतियाज से बाज नहीं, आप एहतियाज से बिल्कुल एहतियाज से बाज नहीं आएंगे। बिल्कुल आप उनके पास राणा सनाउल्लाह है, उनके पास सनाउल्लाह जो आपका इलाज हमारे पास असेंबलियों में जाके देखे, वो टाइगर है, वो लोग हैं कि इनको अड़कने नहीं देंगे। वो तो आपको बाहर निकलने देगा राणा सनाउल्लाह। कौन लड़ोड़े आप एहसान साहब, मैं कोई गलत बात नहीं करना चाहती हूँ, ये हमारा हक है, हम आवाज उठाने दी तो किस तरीके से आप अपना हक लेते हैं? हाफिज साहब, आपके पास स्ट्रीट पावर है जिसकी वजह से नवाज शरीफ आपको अपने साथ रखते थे। अब ये स्ट्रीट पावर आप किस जगह इस्तेमाल करेंगे? क्या ये जो PTI की तहरीक है इसमें आप हिस्सा लेंगे अगर वो दावत देते हैं? देखिए शाहनवाज साहब, स्ट्रीट पावर तो जमातों के साथ महदूद है। असल पावर तो अवाम ने 8 फरवरी को दिखा दिया था। जिस तरह बगैर किसी निशान के, बगैर किसी इलेक्शन कैंपेन के, बगैर किसी इलेक्शन कैंप के, बगैर किसी पोस्टर के, बगैर किसी निशान के, जिस तरीके से लोग निकले और जिस तरीके से उन्होंने किया, जो उनकी अपनी रिपोर्टें हैं वो भी होशरुबा है, जो खुद मैनेज करने वालों तक पहुंची हैं। तो उसके हवाले से तो पंजाब में भी शहबाज शरीफ साहब भी हार गए, मोहतरमा बिन मरियम साहिबा भी हारी हुई हैं, और इस तरीके से इनके जो लोग थे, फिर कमिश्नर पिंडी ने जो बात की है, तो मैं कहता हूँ किसी दिन, क्योंकि उसका ज़मीर तो थोड़ा सा सोया हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बेहोश पड़ा हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ज़मीर, ये भी जागेगा किसी दौर में। और अब तो सूरत हाल ही है कि जो रिक्वायरमेंट थी 45 फार्म को अपलोड करने का वो गुजर गया, परसों उन्होंने कर दिया। लोगों ने जब देखा कि जहाँ पर 400 वोट थे वहां पर उन्होंने उनको 800 वोट दे दिया, और उसके साथ बाकायदा कलम से उसके ऊपर लिखा गया था। और जब ये सारे के सारे टीवी पर भी आने लगे और लोगों के पास 45 नंबर फार्म था, तो अब आप देखें कि उन्होंने वेबसाइट से वो हटा दिया। कल वो कहेंगे कि जनाब चूंकि इंटरनेट नहीं था, ये तो बाकायदा तौर पर हैक हो गया है। तो इस तरीके से बहरहाल मसला ये है कि वो कहते हैं कि एक झूठ के बोलने के बाद उसे छुपाने के लिए 2 के बाद 10 के बाद 100 के बाद 1000 बोलने पड़ते हैं। तो अब 45 जो है गले में पड़ चुका है, 47 के जरिए उनके गले में उन्होंने वो एजाज डाल दिया है। लेकिन मैं परेशानी के आलम में देख रहा हूँ। मैंने तो देखा कि जितना परेशान
मियां नवाज शरीफ साहब अपने बीमारी और प्लेटलेट्स के बिल्कुल दौरान सही थे या गलत थे नहीं थे, जितने कल वो अपने भाई के पहलू में बैठकर नजर आ रहे थे। सही बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ हाथ जो हुआ है उसमें एक हाथ बहुत बड़ा जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है, और उसके साथ हाथ करने वाला सबसे पहले उसके करीब बैठा हुआ था। अच्छा आप साहब, यहाँ आज जो मुलाकात हुई ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और शहबाज शरीफ की, उसमें एक दूसरे की कमर को उन्होंने बहुत ठोंका है और कहा कि 9 मई के वाक़े में मुलव्वस लोगों को हम माफ़ नहीं करेंगे, दोनों की कंबाइंड स्टेटमेंट, इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ कि 9 मई के उसके मुल्ज़िमीन को जो यकीनी तौर पर जिन्होंने किया होगा, चाहे वो इधर के हैं या उधर के हैं या किधर के हैं, सबको सजा देनी चाहिए। सही। लेकिन सवाल ये है कि ये 9 मई इस साल का है या पिछले साल का 9 मई है? अब 9 मई गुजर गया, निगरान हुकूमत थी, लोग गिरफ्तार हो गए, और फिर मजे की बात है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो 9 मई के बाद उनको छोड़ दिया गया। अब 9 मई नहीं गुजर गया तो उसके बाद जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, 8 फरवरी भी गुजर गया, अब मार्च भी गुजर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब तक क्यों नहीं किया गया? अब क्या जो लोग जिनके खिलाफ सबके पर्चे थे और जिनको छोड़ दिया गया, दोबारा उनको गिरफ्तार किया जाएगा? इसके लिए लाजिम है कि जुडिशल कमीशन बने। ये 45 फार्म के लिए भी बनना चाहिए, 9 मई के लिए बनना चाहिए। आप साहब जितने कमीशन पहले बने आज तक, कभी कमीशन का कोई फैसला हुआ है? सही, ये फैसले तो हुए लेकिन फैसले छुपाए गए। मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, अब हम मुकीम मोहम्मद साहब से ये पूछते हैं यही बात। मुकीम मोहम्मद साहब, ये जो सीटें वापस ली गई हैं और जो आपने अदालत का फैसला भी आपने सुनाया है, इसके बाद मैंने जो देखा है कि पंजाब की जो कौमी असम्बली की सीटें थी ना, उनकी लिस्ट उन्होंने बदल दी है, नई लिस्ट दे दी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, किसने लिस्ट नई दे दी है? 9 जो कौमी असम्बली की सीटें अजाफी आई हैं ना नून लीग के हिस्से में, बंदरबांट में, उन्होंने पहली जो सीट से विड्रा करके नई लिस्ट दी है, और दूसरी पार्टी को कहते हैं आप लिस्ट नहीं दे सकते। नहीं, उसमें जिसकी लिस्ट, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जिस जमात की लिस्ट मौजूद होती है, उसमें अमेंडमेंट का और इजाफे का इख्तियार पार्टी को होता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर किसी ने 3 खवातीन के नाम दिए, जबकि वो जीत गए 5 या 7, तो फिर इलेक्शन कमीशन में वो 5 या 7 एडिड कैंडिडेट शामिल कराते हैं जाके कि जनाब ये हमारी नई लिस्ट है और तरजीहात के मुताबिक उनको सीट अलॉट की जाए। तो ये तो यहाँ तक तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे एतराज किया जा सके, लेकिन एतराज जिस बात पर है कि वो सोच है कि ये भी एक डाकाजनी की एक शक्ल है कि इसका मैंडेट आप इस तरह बांट दें कि जिस तरह वो इस्लाम से पहले बादशाह मरने के बाद उनका हरम तकसीम किया जाता था। तो वो इस किस्म की हरकत यहाँ भी हुई है, और किसी का ज़मीर नहीं जागा, उन्होंने कहा कि जी हमारा हक नहीं बनता और किसी इस हकदार का हक है उसे दे दें, या कम अज कम इसके ऊपर अदालत का फैसला आने तक इंतजार कर लें। इतना सा हलाला भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये बड़ी एक हैरानकुन बात है मेरे लिए बतौर तालिब इल्म। जी ज़ैबनाज़ साहब, आप ये बताएं कि ये जो सारी अभी मुकीम साहब की बात सुनी, हाफिज़ साहब की बात सुनी, कि मसला ये है कि जब तक आपको अपनी सीटों का हक वापस नहीं मिलता, ये तो आपने खुद निशानदेही की है ना, ये भी सीट हमारी है, ये भी सीट हमारी, इसका फैसला जब तक नहीं होते सीट आपकी है या नहीं है, तो ये तारीख चलती रहेगी। जी, तारीख चलती रहेगी, और इसको हम अपने तरीके से, जैसे हम बानिया पीटीआई ने हुक्म दिया है हमें कि हमने अपना हक लेना है तो लेके रहें। तो ये आपको पता है कि आपकी तारीख चलती है,
लोगों को पकड़ते हैं, मारते हैं, घरों पे ये आप जारी रखना चाहते हैं? क्योंकि तरह राना कोई नसरुल्लाह को वफाक में वो मशीर बना रहे हैं इसी बात के लिए, इसी क्रेडिट के तौर पर वो बना रहे हैं, क्योंकि वो आपको फेंटी लगाने के मारने के बादशाह हैं और उन्होंने आपको काबू किया था। तो ये आप खामखा तरीक ना चलाएं, आप असेंबली में रहें, कोर्ट में रहें, लोगों को क्यों मरवाते हैं आप? नहीं, हम मरवाने की बिल्कुल कोई हमें ज़रूरत नहीं है ना। हमने देखे पुरअमन इलेक्शन से पहले लोगों को क्या कहा था कि पुरअमन रह के आपने एहतजाज करना, आपने वोट के जरिए से पाकिस्तान में इनकलाब दिया, लोगों ने फैसला उन्होंने दिया। अब ये हुकूमत जो डिफाल्टर है, जो चोरों की हुकूमत है, अब आके डडियाई से आके हुक्मरान बन के आके हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं, हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते इनको। अब साहब आप ये बताएं, क्योंकि ये जो तहरीक चलाने की बात करते हैं और उधर राना सनाउल्लाह को बैठा दिया उसने, वो फिर इनको मारेंगे, पीटेंगे, घरों पे हमला करेंगे, तो इससे बात नहीं, ये सिर्फ अगर अदालतों में रहें, हाउस में रहें, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हर दिन संडे नहीं होता। मसला ये है कि वो जो कुछ किया गया था वो निगरान और निगरानों की निगरानी करने वालों की मंशा थी जी। अब इस वक्त अक्सरियत जो है वो कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में पीटीआई की है जी, और लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, और जिन्होंने फैसला सुना दिया अगर आप उसका हक भी छीनेंगे और उसके बाद उस पर लाठीचार्ज भी करेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल ये होगा कि ये जिस चैलेंज को वैसे भी नहीं पूरा कर सकते हैं जो मुल्क की माशियात के हवाले से है या मुल्क के डिफॉल्ट के हवाले से है, क्योंकि उससे तो जान कतराते हुए पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में तो शमूलियत की सदारत के लिए तैयार थे, लेकिन वो जिम्मेदारी सर पे नहीं ले रहे थे। मौलाना फजल रहमान पीटीएम में थे, वो भी अपोजिशन में चले गए। तो सवाल ये पैदा होता है जो बच्ची कच्ची जो मुस्लिम लीग है जो 45 मैंगल साहब भी चले गए, चकजई साहब भी चले गए, 47 के जो पैदावार है, अगर वो अपने आप को मजीद उलझा देंगे उसी तरीके से किसी के कहने पर, तो मेरे ख्याल में अगर उनको शाम को जाना होगा तो फिर दोपहर को ही वो बिस्तर बांध लेंगे। हाँ जी। नहीं तो ये इनको एहतिजाज करना चाहिए, वैसे एहतिजाज तो उनका हक है जी, एहतिजाज तो करेंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो मुस्लिम लीग वाले भी, नवाज शरीफ साहब भी कतबा लेकर चले जाएं कि वो उनका मौकफ है कि मुझे हराया गया है उसमें मामले की सीट पर, तो जाहिर है एहतिजाज उसका भी हक बनता है। देखो ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनसे जो आखिरी मुलाकात नवाज शरीफ साहब की हुई है, उन्होंने उनमें उनको कहा भी आप ही अपोजिशन में आए। देखिए, अल्लाह न करे आखिरी हो, बहरहाल अल्लाह उन्हें सब उनको सलामत रखे। आमीन। मौलाना ने जो उनसे जो बात की है, उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि क्योंकि एक घंटे तो खुद भी जाकर अपना टुकड़ा रोते रहे, जो अपने साथी रुफका जो उनसे मिलने आए थे उनके सामने जो बात वो नहीं कह सके हैं, उन्होंने 1 घंटा तकरीबन अदायगी में मौलाना साहब को कहा कि जनाब साड़ी गल हो गई थी लेकिन साढ़े नाल भी हद हो गई है। तो जी बिल्कुल। अब हम मुकीम अहमद साहब की तरफ चलते हैं। मुकीम अहमद साहब, आप ये बताएं कि ये जो पीटीआई इनको तहरीक चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि हाउस में रहें, अदालतों में रहें? देखिए, अगर तो किताबी बात करें तो पार्लियामान से बेहतर रास्ता कोई नहीं, पार्लियामान से बेहतर जगह कोई नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने पर और अपने दलाइल सामने लाने पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ ये हाउस चलता है वो बड़ा एक आमराना निजाम है। हाफिज साहब आपको बताएंगे कि अगर स्पीकर की मर्जी ना हो तो आपका स्पीकर नहीं खुलता, बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, माइक नहीं खुलता। फिर उसमें कभी वो कोरम की निशानदेही हो जाती है, किसी मरने वाले की फातिहा हो जाती है, कभी नमाज का वक्फा, वो तो हमारा यानी एक इस्लामी क्या कहते हैं जिम्मेदारी है। लेकिन यह है कि कोई फर्जी किस्म की वारदातें डाल दी जाती हैं कि जिसमें ऑपोजिशन की आवाज बुलंद ना हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। और कभी पीटीवी का नशरियात बंद कर दी जाती है।
ऑफ कोर्स ये तो मतलब तो टूल है ना, गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट का टूल होता है। और पीटीवी वैसे देखता कौन है, लेकिन ये है कि एतराज बराए एतराज। नहीं, इसमें मैं आपको एक वजाहत करूं, क्योंकि कौमी असम्बली में जो पीटीवी की नशरियात से ही सबको मिलता है। पीटीवी वाले जो हैं वो सारी बाकी ये जितने भी चैनल उनको देते हैं। जी ठीक है, लेकिन यह है कि वो जिस वक्त मोबाइल और सैटेलाइट टेलीविजन स्टेशंस और मीडिया वहां मौजूद है, तो बात जो है वो ढकी छुपी रहती नहीं है। आपको मसला ये है कि जिसके साथ ज्यादती होगी, मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इनकी पार्टी का कोई तर्जुमान हूँ, ये अपनी जो तर्जुमानी वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक वो बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध नहीं देती। ठीक, ये सबको पता है कि भाई जी। और लेकिन भाई जी जो राणा सनाउल्लाह ने इनका असर किया था ना, कि वो तो एहतजाज वाली जगह से पहले 2 4 6 बंदे नहीं इकट्ठे होने आप हमें राणा सनाउल्लाह की ये धमकियां क्या दे रहे हैं? आप हमें क्यों राणा सनाउल्लाह से डरा रहे हैं? वो क्या है मुकीम साहब, आप बताएं। वो हाफिज साहब ने जो बात आपको की ना, बात एक मिनट, हाफिज साहब ने जो बात कही थी आपको, मेरे ख्याल से इसका मैसेज आपको मिल जाना चाहिए था। हाफिज राणा सनाउल्लाह क्या है, उसकी हैसियत क्या है हमारी नजर में? वो अगर बदमाश डाकू उन्होंने बनाया हुआ है तो ये उनके ऊपर ही है, हमारे मुकीम साहब आप ये बताएं, जिस तरह ये वो 10 बंदे इनके इकट्ठे नहीं होने, उनको पकड़ लेते हैं तो क्या तारीख बनेगी? अब वो वक्त गुजर चुका है। बात करने दें मुकीम साहब। जी मुकीम साहब आप बोले। देखिए जी, वो तहरीक चलाने वाले वक्त चले गए, लेकिन ये है कि वही पुरअमन एहतजाज कर लें जो उनका हक है, लेकिन उसमें भी इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि ट्रैफिक में खलल ना पड़े, एम्बुलेंसों का रास्ता न जाए, मरीजों, गरीबों और मजदूरों और बुजुर्गों को तकलीफ ना हो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो भी सियासी जमात है, वो चाहे इलेक्शन एक्टिविटी कर रही हो, वो चाहे पब्लिक मोबिलाइज कर रही हो, या वो किसी प्रोटेस्ट के मूड में हो, नुकसान जो है वो आम शहरी का होता है, जिसके रोजगार पे लात पड़ती है, जिसके दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो फाका कशी पे मजबूर हो जाते हैं। साहब आपने बहुत अच्छा ये नुस्खा बताया है, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। मैं हाफिज हुसैन अहमद साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी पुरमगज़ बातें की, और मोहतरमा ज़ेबा नाज का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ आज का हम प्रोग्राम इसी पे इख्तिताम करते हैं। मेरे सवालात आपके जवाबात, इसका फैसला करना है अवाम ने।